क्या नायब शेर का बच्चा है ये। अगर इसका शिकार कर लिया तो इसकी खाल और नाखून बड़ी कीमत में बिकेंगे, और हाँ, मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। अरे देखो तो सही, इसका बाप तड़प रहा है अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन बेबस है। उसकी टांगे तो झाड़ी में बुरी तरह फंसी हुई है, बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता। अब देख, मैं तेरे सामने तेरे इस मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दूंगा। ये नजारा तो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। तभी महाराज वहां आ जाते हैं और देखते हैं। अरे बाप रे बाप, ये शिकारी तो सच में उस शेर के मासूम बच्चे को ही मार डालेगा। और वो बेचारा शेर, वो तो अपनी ही आंखों के सामने सब कुछ होते हुए देख रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें हर हाल में इस शिकारी को रोकना होगा। किसी भी कीमत पर उस शेर के बच्चे को बचाना ही होगा। तभी शिकारी भाला फेंकता है और महाराज भी भाला फेंकते हैं, और महाराज शेर के बच्चे को बचा लेते हैं और उसके पिता के पास ले जाते हैं। तब तक सैनिक शिकारी को पकड़ लेता है। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है, वो भी इस दुष्ट शिकारी से। हमारे जंगल में घुसकर ये शेरों को मारता रहा है। अगर आज आप ना होते तो मेरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं बच पाता। सुनो शेर, हम इस समूचे राज्य के महाराज हैं। गांव वालों की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है, पर केवल इंसानों की नहीं, इस जंगल के हर जीव, हर प्राणी की सुरक्षा भी हमारा कर्तव्य है। अगर कोई शिकारी इस पावन धरती पर आकर तुम्हारी प्रजाति को क्षति पहुंचाएगा तो हम उसे हर हाल में रोकेंगे। हम उसे बंदी बनाएंगे और उसके अपराध के लिए उचित दंड भी देंगे। तुम निश्चिंत रहो। जब तक हम हैं, तब तक कोई शिकारी तुम्हारे बच्चे की ओर देख भी नहीं सकता, और न ही तुम्हारी जाति पर कोई संकट आ सकेगा। महाराज, आप एक सच्चे राजा हैं। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है, उसे नई जिंदगी दी है। मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारे जैसे शिकारियों के कारण ही जंगल में शेरों की संख्या कम होती जा रही है। हर रोज खबर आती है एक शेर जंगल में मर गया। शायद उन सब के पीछे तुम ही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक जीव को मारते हो। महाराज, आपने सब कुछ बिगाड़ दिया। सोचिए, अगर मैं उस शेर के बच्चे को उसके बाप की आंखों के सामने मार देता तो मुझे कितनी खुशी मिलती, और फिर उस बच्चे को बेचकर मुझे कितना सारा पैसा मिलता। पर नहीं, आप आ गए और आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पर याद रखना महाराज, मैं ये अपमान कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मूर्ख शिकारी, तुम्हारी लापरवाही के कारण आज उस शेर के बच्चे की जान चली जाती। तुम्हारे जैसे निर्दयी और दुष्ट व्यक्ति की तो सदैव के लिए कारावास में डालना चाहिए। तुम्हें बंदी बनाकर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। महाराज, अगर आज आप थोड़ा देर से आते तो मैं उस शेर के बच्चे को उसके पिता के सामने मार देता और फिर उसे बेचकर खूब सारा पैसा कमाता, परंतु आप गलत समय पर आ गए। तो तुम बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हो। हमें तो लगता है कि अपनी गलती के लिए तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए और शर्मिंदा होना चाहिए, परंतु तुम उल्टा अभी भी उस शेर के बच्चे को मारने की बात कर रहे हो। हाँ महाराज, मैं शर्मिंदा नहीं हो सकता। इन शेरों की प्रजाति ने ही मेरा पूरा परिवार मुझसे छीन लिया है। अब इनसे बदला लेना ही मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। जब तक मेरी सांसें चल रही है, मैं इन शेरों को मारता रहूंगा। परंतु तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम इन शेरों के पीछे इस तरह पागलों की तरह क्यों पड़े हो? इन शेरों ने तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा क्या किया है जो तुम आज भी बदले की आग में जल रहे हो? अच्छा, तो आप सच सुनना चाहते हैं महाराज? तो फिर सुनिए ध्यान से। एक ऐसी कहानी जो मेरे दिल में आज भी जलती हुई राख की तरह धधक रही है। इन शेरों ने कैसे मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। राजू और शिकारी दो सगे भाई थे जो जंगल में जानवरों का शिकार करते थे।
जंगल की गहराइयों में उनका नाम सुनते ही जानवरों के दिल कांप उठते थे। शिकारी, जरा अपनी नजर तो तेज कर और हर तरफ जंगल में देखो। कोई ऐसा शेर ढूंढो जिसे मारकर हमारे दिल को थोड़ी राहत मिले। हाँ राजू भैया, मेरी नजर जंगल के चप्पे चप्पे पर है। जैसे ही मुझे कोई शेर नजर आएगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। मैं उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दूंगा। सही कहा तुमने शिकारी, इन शेरों को जरा भी रहम नहीं दिखानी चाहिए। क्या तुम भूल गए वो दिन जब हमारे पिताजी की चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी और वो शेर उनकी चीखों से बेपरवाह उन्हें नोच नोच कर खा रहे थे। हमारे पिताजी निर्दोष थे, लाचार थे। उनकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, फिर ये सिर्फ शेर हैं। हाँ राजू भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अपने पिताजी का दुख जानता हूँ। इन दुष्ट शेरों ने उन्हें मिलकर मार डाला है, परंतु अब हम दोनों मिलकर इन शेरों से बदला लेंगे। जब तक इस जंगल में एक भी शेर बचा रहेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इन शेरों को हम चुन चुन कर मारेंगे, तभी हमारा बदला पूरा होगा। तभी दोनों को दूर एक बाघ नजर आता है। शिकारी, वो देखो, हमें हमारा शिकार मिल गया। चलो हम उसे मिलकर मार डालते हैं। परंतु भैया, वो शेर नहीं है, वो तो एक बाघ है। उसे मारकर हमें क्या मिलेगा? हमें तो अपने पिताजी का बदला लेना है। अरे शिकारी, ये शेर और बाघ सब एक ही प्रजाति के होते हैं। हो सकता है इस बाघ के किसी दोस्त शेर ने हमारे पिताजी को मारा हो। चलो अब देर नहीं करनी चाहिए, इस बाघ को मारकर अपने पिताजी का बदला लेते हैं। राजू भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलो, इससे पहले कि हमारी सांसें छीन ले, हमें इसकी जान अपने पिताजी की आत्मा को सुकून दिलाने के लिए लेनी है। वो दोनों बाघ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बाघ भागने लगता है, लेकिन वे दोनों उसे मार डालते हैं। शिकारी देखो, हमने इस बाघ को मार डाला। इसे मरा हुआ देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसा लगता है मेरे पिताजी की आत्मा को अब मुक्ति मिल जाएगी। हाँ राजू भैया, मेरा निशाना तो हमेशा से अचूक रहा है। देखिए ना, एक ही बार में इस बाघ को खत्म कर दिया। अब देर किस बात की? इसे उठाकर शहर ले चलते हैं और यहाँ इसके बदले हमें अच्छी खासी रकम मिलेगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसे हमारे पिताजी का बदला भी पूरा होगा और हम मालामाल भी होते जाएंगे। दोनों बाघ को उठाकर शहर ले जाते हैं और बेच देते हैं। अब उन दोनों के पास बहुत सारा पैसा हो गया था। अरे ये क्या, इतने पैसे कहाँ से आ गए तुम लोग के पास? क्या आज भी तुम दोनों किसी शेर को मारकर उसे बेचकर पैसे कमाकर लाए हो? हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम दोनों ने मिलकर आज एक बाघ को मारा और उसे बेचकर इतने सारे पैसे कमाए। आखिर कब तक चलेगा ये सब? कब बंद करोगे ये बेमानी खूनी खेल? तुम्हारे पिताजी की मौत शेरों की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उनकी अपनी गलतियों की वजह से हुई थी। वो एक शिकारी थे, जंगल के नियम तोड़ते थे। तुम दोनों इन शेरों को मारना बंद करो। अगर तुम दोनों समय रहते नहीं रुके तो शायद अगली लाश तुम दोनों में से किसी एक की होगी। अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जब तक इस जंगल में एक भी शेर बचेगा हमारे पिताजी का बदला पूरा नहीं होगा। हम दोनों मिलकर इस जंगल के एक एक शेर को मार डालेंगे, तभी तो हमारे पिताजी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। हाँ माँ जी, शिकारी बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसे ही हमारे पिताजी का बदला पूरा होगा और उन शेरों को बेचकर हम जो कमाते हैं उससे हमारा घर भी अच्छे से चलेगा। तुम्हें समझ नहीं आता, पर एक दिन समझ आ जाएगा जब शेरों की दहाड़ तुम्हारी सांसों से टकराएगी और तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे पिता का हुआ था। हमें कुछ नहीं होगा माँ जी, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं और जब तक ये सांसें चल रही है हम हार नहीं मानेंगे। इसी तरह कुछ दिन बाद शिकारी बीमार हो जाता है। बेटा, आज तू बहुत बीमार लग रहा है। तेरे चेहरे की रंगत बता रही है कि तू ठीक नहीं है। आज तू जंगल नहीं जाएगा, तू आराम करेगा, यही मेरे सामने रहेगा। जब तक मैं सांस ले रही हूँ तुझे
कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ शिकारी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हारी तबीयत आज बहुत खराब है। आज तुम घर में आराम करो, मैं हूं ना, मैं अकेले जाकर ही शेरों को मारकर अपने पिताजी का बदला लूंगा और उन्हें बेचकर अच्छे पैसे भी कमाऊंगा। तुम आज घर पर ही आराम करो। नहीं भैया, आप अकेले क्यों जाएंगे? वो शेर आप पर हमला कर सकते हैं। मैं आपके साथ ही चलूंगा। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। शिकारी, मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम घर पर ही आराम करो। मैं जंगल जा रहा हूँ, आज का सारा काम मैं अकेले ही करूंगा। राजा उस दिन अकेले ही जंगल चला गया, परंतु उस दिन राजू की किस्मत खराब थी। एक खूनी शेर ने राजू पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। और उसके कुछ दिनों बाद ही मेरी माँ भी मेरे भाई के गम में चल बसी और इसी तरह उन शेरों ने मिलकर मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। तुम तो एक निर्दयी शिकारी हो। अपने पिता की मौत का बदला लेने के जुनून में तुमने कितने मासूमों की जान ले ली। ना जाने कितने शेरों को बेरहमी से मार डाला। बदले की आग ने तुम्हें अंधा कर दिया है, लेकिन अब बस, अब तुम्हारी आजादी खत्म हो चुकी है। अब तुम जिंदगी भर हमारे कारावास के बंदी रहोगे। मंत्री जी, हमारे कारावास में एक नया बंदी आया है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ना जाने कितने शेरों को उसने अकेले ही मार डाला। आप उस बंदी को अच्छे से ख्याल रखिएगा, कहीं वो कारावास से भाग न जाए। ठीक है महाराज, आप चिंता न कीजिए, मैं उस बंदी को अच्छे से ख्याल रख के रखूंगा। वह कारावास से कहीं भी भाग नहीं पाएगा। आप चिंता मुक्त हो जाएं। मैं तो कब से ऐसे ही किसी खतरनाक आदमी की तलाश में था जो मेरे साथ मिलकर कुछ बड़ा करे, कुछ ऐसा जिससे महाराज की गद्दी मुझे मिल जाए। अब मैं इस पूरे राज्य का राजा बन जाऊंगा। अब जब ऐसा आदमी खुद हमारे कारावास में बंद है तो मुझे उससे जरूर मिलना चाहिए। सुना है तुम एक खतरनाक शिकारी हो। तुमने ना जाने अकेले ही कितने शेरों को मौत के घाट उतार दिया। तुम तो बहुत बहादुर हो। हाँ, ये सब कुछ मैंने अपने पिताजी का बदला लेने के लिए किया और मैं बदला लेने के लिए कोई भी हद पार कर सकता हूँ। जब तक मेरे पिताजी का बदला पूरा नहीं होगा, मैं ऐसे ही शेरों को मारता रहूंगा। अरे परंतु आज भी तो किसी शेर के बच्चे को मारने वाले थे, तो फिर तुमने उसे क्यों नहीं मारा? महाराज गलत समय पर जंगल में आ गए। महाराज ने अपनी मौत खुद ही बुला ली। इस बार शेर का बच्चा बच गया, लेकिन अगली बार कोई नहीं बचेगा। मैं एक एक शेर को खत्म कर दूंगा, फिर राजकुमार को उनके सामने मारूंगा और आखिर में महाराज को भी खत्म कर दूंगा। तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। अरे वाह, जैसा सुना था तुम तो बिल्कुल वैसे ही खतरनाक हो। अगर हम दोनों साथ मिल जाए तो हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। देखो, मैं भी महाराज को मारकर इस पूरे राज्य पर राज करना चाहता हूँ और तुम भी महाराज से अपना बदला लेना चाहते हो, तो क्यों ना हम दोनों मिल जाएं। मैं आज ही रात इस कारावास को खोल दूंगा, फिर तुम जाकर राजकुमार को उठा लेना, उनका अपहरण करके उन्हें जंगल में ले जाना। फिर सुबह कुछ भी करके मैं महाराज को जंगल ले आऊंगा, फिर तुम उन दोनों को मार डालना और ऐसे में हम दोनों का काम हो जाएगा। अरे वाह, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं सुबह तुम्हारा जंगल में इंतजार करूंगा और महाराज के आते ही उनके बच्चे और उन्हें जान से मार डालूंगा। ठीक है मंत्री जी, आप बहुत धन्यवाद आपका। मंत्री अब शिकारी को कारावास से आजाद कर देता है। शिकारी चुपचाप महल की ओर बढ़ता है और वो राजकुमार को उठाकर राजमहल से ले जाता है। अब बस महाराज के आने का इंतजार है। महाराज के आते ही मैं पहले इस बच्चे को मारूंगा, उसके बाद महाराज को भी मार डालूंगा।
मेरा बदला पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं आजाद होकर जंगल के सारे शेरों को मार डालूंगा। मेरा बदला पूरा हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो वही शिकारी है, और ये किसका सुपुत्र जंगल में उठा कर ले आया है? जरूर ये इस बच्चे के साथ कुछ गलत करने वाला है। मुझे आज इसको सबक सिखाना होगा। मैं इसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंत्री जी, आपका ध्यान कहां था? कोई राजमहल में कैसे घुस आया और रात के समय हमारे राजकुमार का अपहरण भी करके ले गया? आप कुछ ना कर सके? महाराज, वो शिकारी, वो जिसे आपने कल बंदी बनाया था, वो बहुत खतरनाक था। उसके कारावास का दरवाजा टूटा हुआ है। वही आपके राजकुमार को राजमहल से ले गया है। क्या? वो शिकारी? वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमें अपने राजकुमार को कैसे भी करके ढूंढना होगा, जल्दी ढूंढना होगा। महाराज, मुझे लगता है वो शिकारी जरूर राजकुमार को जंगल लेकर गया होगा। हमें जंगल ही चलना चाहिए। हाँ मंत्री जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो शिकारी हमारे राजकुमार को लेकर जंगल ही गया होगा। हम पहले ही जंगल जाएंगे। इधर शेर जंगल में शिकारी पर हमला कर देता है और उसे मार देता है और उस बच्चे को अपने पास रखे रहता है। उसी समय महाराज वहाँ अपने मंत्री और सैनिकों के साथ आ जाते हैं। शेर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारी और हमारे राजकुमार की जान बचाई। हमारा पूरा राज्य आपका आभारी है। महाराज, ये शिकारी और इसका भाई मिलकर ना जाने कितने साथियों को मार चुके हैं हमारे। ये बहुत खतरनाक है। इसका खत्म होना बहुत जरूरी था। ये हमारी पूरी प्रजाति के लिए एक श्राप बन गए थे। ये सब कुछ बदले की भावना की वजह से हुआ। ये बदला लेने के लिए इतना आगे बढ़ गए कि इन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। महाराज, ये सब मैंने अकेले नहीं किया। आपका मंत्री भी इसमें शामिल है। उसने ही मुझे कल रात आजाद किया था। वो आपको मारकर इस पूरे राज्य का राजा बनना चाहता है। ये शिकारी तो मरने वाला है, परंतु मरते मरते मुझे फंसा गया। बंदी बना लो इस मंत्री को। इस दुष्ट ने हमारे राजकुमार को मरवाने की कोशिश की है। सैनिक मंत्री को बंदी बना लेते हैं और शिकारी को उसकी सजा मिलती है। एक दिन वीर सिंह उदास और थका हारा जंगल के सुनसान रास्ते पर चल रहा था। सूरज सिर पर था, शरीर पसीने से भीग गया था। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। ना तो कहीं पानी था और ना ही कोई मदद करने वाला इंसान दिख रहा था। यहाँ तक कि किसी छोटे जानवर की आहट तक सुनाई नहीं दे रहा था। जीवन की आस टूटने ही वाली थी कि तभी उसे एक पेड़ दिखाई दिया। जान बची तो लाखों उपाय सोचकर वो उसकी छांव में बैठ गया और कुछ देर आंखें मूंद ली। अरे वाह, आज तो मेरा भाग्य ही खुल गया। इतने दिनों बाद मुझे मनुष्य खाने को मिला है। आज तो मजेदार खाना मिला है। ये सोचकर वो एक छलांग लगाकर नीचे आ गया। वीर सिंह की आंख खुल जाती है और वो बहुत डर जाते हैं। ओहो, अरे ओ मानव, तुझे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तुझे एक बार में निगल जाने का मन कर रहा है। अब तक तू मुझे देखकर घबरा कर मुझसे जान की भीख मांगने वालों को तो मैंने बहुत बार देखा, लेकिन मानो तुम कौन हो? जिस जंगल में कोई भी मनुष्य आने से कतराता है, वहां तुम आकर क्या कर रहे हो? अगर सच कहूं तो अब जीने की चाह नहीं। मेरा मरना और जीना एक जैसा हो गया है। अगर मेरी मृत्यु से तुम्हारा पेट भर सकता है तो इस जीवन का कोई अर्थ निकलेगा। आइए, मुझे एक ही बार में निगल जाइए और मुझे इस दुख भरे जीवन से मुक्ति दिला दीजिए। नहीं नहीं, पहले मुझे अपनी कहानी बताओ। तुम मरने के लिए इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? सब जानने के बाद मैं खुद ही निर्णय लूंगा मुझे क्या करना है। राक्षस महोदय, ये बहुत लंबी कहानी है, सुनने में बहुत समय लग जाएगा। तुम चाहे जितना भी समय लगाओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं।
दरअसल मैं तो चाहता हूँ कि कोई मुझसे बात करे। मैं पिछले कई वर्षों से अकेला इस पेड़ पर रह रहा हूँ। मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है। अब मैं ऊब चुका हूँ। इतने बरसों बाद कोई यहाँ आया है। आप अपनी कहानी बताइए। मेरा गला सूख गया है, प्यास इतनी है, जीभ भी जैसे रेत सी खरखरा गई है। मुझे पहले थोड़ा सा पानी दे दो, प्यास बुझाकर मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ब्रह्म राक्षस चुटकियों में गायब हो गया और पानी के साथ प्रकट हुआ। पानी पीकर प्यास बुझाकर वीर सिंह ने कहानी सुनाई। मेरा नाम वीर सिंह है। मैं कुंती नाम के एक सामंत राज्य का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ का राजा हूँ। महाराज महाराज, आपको पुत्री हुई है। वाह मंत्री जी, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। तो हमारे राज्य में महालक्ष्मी ने जन्म लिया है। क्या शुभ समाचार लेकर आए हैं आप? सत्य बोल रहे हैं ना? हमारे राज्य में स्वयं महालक्ष्मी ने जन्म लिया है। यह तो पूरे राज्य के लिए सौभाग्य और समृद्धि का संकेत है। इस बात से वीर सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन से वो अपनी पुत्री का जान न्योछावर करने लगा। ऐसे ही वीर सिंह एक दिन अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। महाराज महाराज, राज्य में एक बहुत बड़ी अग्नि दुर्घटना हो गई है। कई लोग उस अग्नि की चपेट में आ गए हैं। मंत्री जी, तुरंत राहत और सहायता का पूरा प्रबंध करो। प्रजा की रक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। अग्निशमन दलों को तुरंत रवाना करो और हर संभव उपाय करो। उस भीषण अग्नि को नियंत्रित करने का प्रयास करो। किसी भी नागरिक को अकेला या असहाय महसूस नहीं होना चाहिए। ठीक है महाराज, अग्नि अब नियंत्रण में है, लेकिन प्रजा अपना सब कुछ खोकर हाहाकार मचा रही है। उनके लिए तत्काल आवास पर प्रबंध किया जा सक रहा है। मंत्री जी, आखिर यह घोर अनर्थ हुआ कैसे? इसके पीछे कोई कारण पता चला? नहीं महाराज, इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पता नहीं चल रहा कि अचानक अंगार कहां से आई और इतना अनर्थ कैसे हो गया। हमारे सैनिक इसकी जांच में लगे हुए हैं। कुछ दिन बाद महाराज मंत्री के साथ अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी एक दासी आती है। महाराज, महारानी जी की सेहत ठीक नहीं है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। महाराज मंत्री जी के सहित महारानी के कक्ष में जाते हैं। वहाँ राजवैद्य पहले से ही उपस्थित होते हैं। मैंने जीवन में आज तक ऐसे किसी रोग के लक्षण नहीं देखे। मैंने अपनी ओर से प्रयास किया है। अब सब भगवान की इच्छा पर है। सभी महारानी की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करने लगती हैं, लेकिन अगले ही दिन महारानी अपनी आंखें सदा के लिए मूंद लेती हैं। महाराज अपनी लाडली पुत्री की ओर देखते हैं और गहरे शोक में डूब जाते हैं। महामंत्री, यह कैसी विधि का विधान है? राज्य पर लगातार अशुभ घटनाएं घट रही हैं। मैं भी यही सोच रहा था महाराज, क्यों ना हम राज पंडित जी को बुलाकर महल में कोई शांति पूजा करवा लें। उन्हें शीघ्र बुलाइए। राज पंडित जी आते हैं। वे राजकुमारी की कुंडली देखकर गंभीरता में डूब जाते हैं, लेकिन वे कुछ कहने में हिचकिचा रहे थे। पंडित जी, लगता है आप कुछ कहने में संकोच कर रहे हैं। महाराज, आपको ये सुनना थोड़ा कठिन लग सकता है। आपके हृदय को पीड़ा हो सकती है। आप निसंकोच होकर कहिए, जो भी कहना है स्पष्ट कहिए। महाराज, आपकी पुत्री की कुंडली के अनुसार उसका जन्म आपके परिवार के नाश का मूल बता रहा है। यदि वो आपके राज्य में रही, आपके साथ रही या किसी भी प्रियजन के समीप रही, तो एक एक कर सभी की मृत्यु हो जाएगी। आपके राज्य ने अभी तक ऐसा विनाश कभी नहीं देखा है। भविष्य में राज्य के अंत होने की आशंका है। तो इसका कोई हल नहीं है पंडित जी? मुझे तो इसका कोई ठोस उपाय नजर नहीं आता महाराज। सुना है महाराज की पुत्री कुलक्षणी है, उसी के कारण राज्य का नाश हो रहा है।
उसके जन्म के बाद ही हमारे राज्य में अग्नि दुर्घटना हुई थी, और तो और हमारी भली महारानी भी चल बसी। प्रजा सिपाही दरबार में काम करने वाले सभी लोग अब यही चर्चा कर रहे हैं। मैं दुविधा में था, क्या करूं क्या ना करूं। अंततः मुझे यही समझ आया कि मेरी बेटी को कहीं दूर ले जाना ही एकमात्र उपाय है, इसलिए उसे लेकर जंगल के रास्ते चल पड़ा। तभी मैंने देखा कुछ डाकुओं की टोली हमारे पास आ रही थी। मैं डर गया, कहीं वे मेरी बेटी को नुकसान न पहुंचा दे। मैं घबरा गया और मजबूरी में मैंने उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। कुछ ही पलों में वो टोकरी नदी के प्रवाह में ना जाने कहां चली गई। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत, लेकिन वो नहीं मिली। मैंने उसे खो दिया। फिर क्या हुआ महाराज? मैंने जैसे तैसे राज्य वापस लौटकर समय के साथ परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश की। देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए। मैंने पुनः विवाह किया, मुझे एक पुत्र हुआ। उसके पालन पोषण में मैं सब कुछ भूल गया। हाल ही में मैं अपने बेटे के साथ जंगल पे शिकार पर गया। वहीं पहाड़ पर बस एक छोटे से गांव में मैंने एक युवती को देखा और मुझे झटका लगा, वही मेरी बेटी थी। तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारी ही बेटी है? क्योंकि उसके हाथ पर तिल का एक खास निशान था जो जन्म से था। मैंने तुरंत उसे पहचान लिया। तो फिर क्या हुआ? क्या तो तुम्हारे राज्य में लौट आई? बेटा, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? मेरा नाम सुकन्या है प्रभु। मुझे नहीं पता कि मेरे माता पिता कौन हैं। एक वृद्ध महिला ने मुझे यहाँ लाकर पाला पोसा, वही मेरी माँ है। क्या कहा बेटा? तुम मेरी बेटी हो? राजकुमारी, 20 वर्ष पूर्व मैंने तुम्हें दुर्भाग्यवश खो दिया था। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं पता चला। अब इतने वर्षों बाद तुम मुझे फिर मिल गई हो। तुम्हारे हाथ पर बने तिल के निशान से मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ। आप किसी भी राज्य के महाराज अवश्य होंगे। हो सकता है कि मैं आपकी बेटी भी हूँ, लेकिन आप मेरे पिता नहीं हो सकते। ऐसा मत कहो बेटा, मैं 20 वर्षों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैंने कितनी वेदना सही है, तुम नहीं जानती। मैंने तुम्हें खोने के बाद एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली। आप ही नहीं, मैंने भी आपके आने की राह देखी है। बचपन में कई बार आसमान की ओर देखकर सोचा, क्या मेरा कोई है जो मुझे लेने आएगा। मैंने भी बहुत कुछ सहा है पिताजी। मुझे क्षमा कर दो बेटा, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ राजमहल में अपनी राजकुमारी का परिचय सबसे करवाता हूँ। पर पिताजी, जहाँ तक मुझे याद है, आपके राज्य में सब मुझे कुलक्षणी ही मानते थे। उन्होंने मुझे मारने तक का प्रयास किया था। सबका यही मानना था कि मेरे कारण राज्य का विनाश हो रहा है। और फिर पिछले 20 वर्षों से मैं आपके राज्य से कुछ ही दूर पर रह रही हूँ। इस बीच क्या आपके राज्य पर कोई और विपत्ति आई है? वीर सिंह चुप रह जाते हैं। आप अपने राज्य लौट जाइए पिताजी। प्रजा के साथ सुख शांति से रहिए। मुझे पूर्ण जन्म देने वाले ये गांव ही मेरा परिवार है। यही मेरी असली पहचान है और यही मेरा धन है। मैंने अपनी बेटी से बार बार गुहार की, लेकिन वो नहीं लौटी। जो राजकुमारी बनकर जीने के लिए जन्मी थी, वही अब एक पहाड़ी गांव में साधारण जीवन जी रही थी। यह दृश्य मेरे हृदय को चीर गया। एक पिता होकर भी मैं कुछ नहीं कर सका। अब मेरा जीवित रहना किस काम का? हे मानव, जैसी तुम्हारी कहानी है वैसी मेरी भी एक कहानी है। तुम सुनना चाहोगे? तुम तो ब्रह्म राक्षस हो ना, तुम्हारी भी कोई कहानी? हाँ, यहां से कोसों दूर एक गांव है कृष्णपुर। वहां एक रईस किसान रहता था, रोशन नाम का। बहुत कामयाब था, लेकिन उससे भी ज्यादा कंजूस था। अपनी पत्नी आराध्या से दिन रात लड़ता रहता था। अरे आराध्या, कहां मर गई तू? हर महीने की बचत को एक ही दिन में उड़ाने की योजना बना रही है क्या? क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो? बस एक बार सब्जी खरीदने चली गई थी। अब खाना भी तुम्हें बनाना भारी लग रहा है? मैंने रसोई का नौकर निकाला ताकि पैसे बच सके, और तुम हर काम में नुकसान कर रही हो। मैं अब थक चुकी हूँ रोशन। मैं कोई जवान नहीं रही।
मैं घर संभालती हूँ, खेत देखती हूँ और सुनती हूँ। क्या तुम्हें कभी मेरी थकावट नजर आई? आराध्या, अब प्रवचन मत दो। मैं चला खेत पर, और जब घर आऊं तो यही किटकिट तुम्हारी शुरू हो जाती है। रोशन गुस्से में खेत की ओर निकल जाता है। लेकिन तभी वो किसी चीज से टकराकर गिर जाता है। हाय रे, मेरा पैर टूट गया। ये क्या चीज है? कुछ लकड़ी जैसी है। वह मिट्टी हटाता है और एक टूटा फूटा संदूक नजर आता है। अरे संदूक, इसमें क्या है? जैसे ही वह ढक्कन खोलता है, एक भयंकर गर्जना होती है और एक विशालकाय ब्रह्म राक्षस बाहर निकलता है। मुझे इस बंधन से मुक्त करने का धन्यवाद। हे मानव, अब बताओ मुझे क्या करना है, जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। ठीक है, राक्षस जाओ खेत में पानी दो। ब्रह्म राक्षस बिजली की गति से खेत में भागता है और तुरंत काम करके लौट आता है। काम हो गया मालिक, अब काम बताओ, वरना मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब तो सारे मजदूर बेफिक्र होकर छुट्टी मना सकते हैं। रोशन ब्रह्म राक्षस को अपने साथ अपने घर ले आता है। आराध्या, ओ आराध्या, बाहर आओ जल्दी से। अब क्या है जी? हे भगवान, ये कैसा आदमी मिल गया है मुझे? किससे ब्याह कर बैठी मैं? जैसे ही आराध्या ब्रह्म राक्षस को देखती है, उसकी होश उड़ जाते हैं। हाय दैया, ये कौन है? इसे घर क्यों लेकर आए हो? धीरे बोलो, ये कामकाजी राक्षस है। इसे काम चाहिए, वरना ये हमें खा जाएगा। तो आप इसे घर में रसोई करवाने लाए हैं? अब सब्जी कटवाऊं इससे, या रोटियां बिलवाऊं, या पराठे बनवाऊं इससे? अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। आराध्या समझदारी से सोचती है और चालाकी से काम लेती है। सुनो राक्षस महाशय, अब तुम्हारे लिए एक खास काम है। यहाँ से 100 मील दूर एक घना जंगल है, वहाँ एक पुराना पेड़ है। अब से तुम्हारा काम है उस पेड़ पर चढ़कर बैठना और तब तक वहीं रहना जब तक मैं कुछ और न कहूँ। ठीक है महिला, मैं वहीं रहूंगा जैसा तुम कह रही हो। ठीक है, अब जैसे ही तुम्हारी जरूरत होगी हम तुम्हें बुला लेंगे। फिर ब्रह्म राक्षस पेड़ की ओर उड़ जाता है। वाह, ये तो कमाल कर दिया तुमने। बताओ तो सही, ये उपाय तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? जब बात अपनी पर आती है तो पत्नी को मजबूरन देवी बनना ही पड़ता है। मानव, उस दिन से मैं यहीं बैठा हूँ। 10 वर्ष बीत गए, पर वो मुझे बुला नहीं रहे, इसलिए मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो क्या इसका कोई हल नहीं निकला क्या? तुम्हें जीवन भर यूं ही फंसे रहना होगा। नहीं मानव, मेरे पूर्व जन्म के श्राप के कारण मैं ये सब झेल रहा हूँ। अगर कोई मुझे ऐसा काम दे जो मैं न कर सकूं तो मैं हार जाऊं, तब मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बस तुम्हारी समस्या का हल मुझे मिल गया। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सच में? अगर ऐसा है तो तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। कृपया मेरी मदद करो। वीर सिंह तुरंत रोशन के घर की ओर निकल पड़ता है। जल्दी से उस राक्षस को वापस बुलाओ, मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। आराध्या तुरंत ब्रह्म राक्षस को वापस बुलाती है। जल्दी से कोई काम बताओ, वरना मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। ठीक है, एक काम करो, मेरे सिर के एक एक बाल को सीधा करके दिखाओ। राक्षस बहुत कोशिश करता है पर बाल सीधे नहीं कर पाता। मानव, ये काम मुझसे नहीं हो पा रहा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्यों नहीं? सुनो, अगर कोई लोहे की तार टेढ़ी हो जाए तो उसे सीधा करने के लिए क्या करते हो? अच्छा, समझ गया। मानव, मैं अभी आया। राक्षस बाल को आग में डाल देता है। बाल जलते ही राक्षस आदमी के रूप में बदल जाता है।
मुझे गुलामी से मुक्त कराने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये सब ऊपर वाले के दया है, मैंने तो कुछ नहीं किया। हम तो बस उसके हाथ का एक जरिया हैं। अब जब तक आप अपने राज्य लौटोगे, आपकी बेटी का राज अभिषेक हो चुका होगा। जब तक आप जीवित रहेंगे, अपनी पुत्री के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। ये कैसे संभव हुआ? आपने ही तो कहा था, जब जो होना है तभी होता है। ये बस ईश्वर की इच्छा है। गंधर्व अदृश्य हो जाता है। वीर सिंह महल लौटता है। राजमहल में राजकुमारी सुकन्या सिंहासन पर बैठी हैं। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण है। वीर सिंह की आंखें नम है और दिल आनंद से भरा है। हे गंधर्व, तुम्हारे ये उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।